नमस्कार, सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। मध्य प्रदेश में अंतिम चरण में 8 सीटों पर मतदान जारी है सुबह से लगातार, और कांटे का मुकाबला भी है कुछ सीटों पर, चाहे हम उसको रतलाम झाबुआ देख लें या इंदौर में तो एक तरह से खाली छोड़ ही दिया है कांग्रेस ने। लेकिन जिस तरह से बयान आए हैं इस बार, महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कराने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से। तो बीडी शर्मा ने हाल ही में बड़ा बयान दिया है। बीजेपी प्रबंधन टीम ने महिला बार रूम बनाया है। बीडी शर्मा ने कहा है कि हमने बार रूम बनाया है और महिला सशक्तिकरण का काम मोदी जी ने किया है। महिलाओं पर फोकस है इस बार। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इस बार हम महिलाओं का ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कराना, महिला मोर्चा को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अंतिम चरण का मतदान है मध्य प्रदेश में। 8 सीटों पर मतदान जारी है सुबह से। रतलाम झाबुआ में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। इंदौर में बीजेपी और बसपा के बीच में मुकाबला है। मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों में देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा लोकसभा सीटों पर सुबह से मतदान जारी है। सुबह से शांतिपूर्ण मतदान जारी है। इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ जुड़ गई है नेहा बग्गा, प्रवक्ता हैं बीजेपी की, नीलाभ शुक्ला कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और देवदत्त दुबे वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे सहयोगी मनोज वर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नेहा जी, शुरुआत आपसे करते हैं। अंतिम चरण में महिलाओं पर फोकस किया है बीजेपी ने, क्योंकि पहले और दूसरे चरण में महिला मतदान कम हुआ था, तीसरे चरण में बेहतर मतदान हुआ, अब चौथे चरण में और मध्य प्रदेश का आखिरी चरण। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से आग्रह करना चाहती हूँ कि लोकतंत्र का महापर्व है, जो अभी तक नहीं निकले हैं वो लोग बाहर निकल के वोटिंग करके आए। अब जो आपका प्रश्न है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने सदैव ही महिलाओं को प्राथमिकता दी है, और मोदी जी की सरकार में स्पष्ट दिखाई दिया है कि विमेन सेंट्रिक से विमेन लेड गवर्नमेंट की ओर ये सरकार चली। प्रथम आपको अगर याद होगा कि मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद सर्वप्रथम अगर कोई कार्य किया तो महिलाओं को इज्जत घर यानी कि शौचालय उपलब्ध कराने से शुरुआत की, और वहां से जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा निर्णय हुआ वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाकर 33% का आरक्षण चुनाव में देने का काम किया है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सशक्तिकरण महिलाओं का किया है, महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर वोटिंग की है। पहले दूसरे फेज में जरूर ये देखने को मिला कि चुनाव आयोग के माध्यम से भी निकल कर आया कि विवाह, वीकेंड और साथ में गर्मी के कारण कुछ मतदाता कम निकले थे, पर निरंतर जो महिलाएं हैं वो बाहर आ रही हैं, वो निर्णायक भूमिका में सदैव से रही हैं, आज भी हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी को मतदान करेंगी। और आप देख रहे हैं कि चाहे वॉर रूम की बात हो, भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए, महिलाओं पर खास फोकस के लिए वॉर रूम भी स्थापित किया। ये स्पष्ट दिखाता है कि महिलाओं की जो भूमिका है उसको सर्वोपरि रखते हुए, चाहे वो जमीनी तौर पर हो, चाहे वो संगठन में हो, चाहे वो मतदाता के तौर पर हो, भारतीय जनता पार्टी सदैव आगे बढ़ती रही है। और मैं कहूंगी कि 55 साल केंद्र की राजनीति में होने के बावजूद कांग्रेस के लोग 5 महिला आधारित योजनाएं नहीं बता पाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के पास ढेरों हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान हो, चाहे वो 3 करोड़ ड्रोन दीदियां बनाने की बात, लखपति दीदियां बनाने की बात हो, ड्रोन दीदी बनाने की बात हो, स्व सहायता समूह से जोड़ने की बात हो, या फिर महिलाओं को आवास उपलब्ध करा के मालिकाना हक दिलाने की बात हो, और अनेकों, मतलब आई कैन कीप गोइंग। इतनी योजनाएं महिलाओं पर आधारित है जिस पर निरंतर काम हो रहा है। निश्चित तौर पर आज आप देखेंगे कि जैसे ही मतदान समाप्त होगा चौथे चरण में, महिलाएं फिर से बढ़ चढ़कर दिखेंगी और उनका जो योगदान होगा इस लोकतंत्र के महापर्व में वो सर्वाधिक होगा। तो नीलाभ जी, आधी आबादी आपको हमेशा झटका देती रही है, पिछले विधानसभा चुनाव में भी झटका दिया, और अब उसी पर फोकस है। अंतिम चरण के मतदान से पहले चुनाव प्रचार के दौरान ये विवाद का मामला भी उठा था, जिस तरह से कांतिलाल भूरिया ने कहा था कि जिसकी 2-2 बीवियां होंगी 2-2 लाख मिलेंगे। तो कहीं इस बार भी झटका न मिल जाए आपको अंतिम चरण में,
जिसपे एक सीट पर आप देखिए मुकाबले में दिख रहे हैं, वो भी ना खो दें। देखिए, लाडली बहना योजना के नाम से किस तरह भ्रमित किया था भारतीय जनता पार्टी ने। महिलाओं को कहा था 3,000 देंगे, 450 में सिलेंडर देंगे, वो दिया क्या अभी तक? मैं दावे से कह सकता हूँ लाडली बहना योजना लोकसभा के बाद बंद हो जाएगी, क्योंकि ये एक रिपोर्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया में, पहले भी विधानसभा के बाद भी कह रहे थे आप। नहीं नहीं, 370 नहीं, लोकसभा बंद कर देंगे। 370 योजना टाइम्स ऑफ इंडिया की सर्वे रिपोर्ट है, कांग्रेस कार्यालय की नहीं, नया जी स्पष्ट कर दूं, ये उनकी रिपोर्ट है। 370 योजनाएं बंद होने की कगार में, किसानों से जुड़ी योजना है, महिलाओं से जुड़ी योजना है, युवाओं से जुड़ी योजना है, मेट्रो ट्रेन की योजना है, टंट्या मामा का मंदिर जो आपने आदिवासी को भ्रमित करके कहा था वो योजना बंद पड़ी है। कई योजनाएं बंद पड़ी है। जो कोरोना में बच्चे अनाथ हुए थे उन्हें 10 महीने से पेंशन नहीं मिली, दिव्यांगों को कम से कम 11 महीने से पेंशन नहीं मिली, विधवा निराश्रितों को 10 महीने से पेंशन नहीं मिली, क्योंकि फंड ही नहीं है, सरकार के पास पैसा ही नहीं है, प्रति व्यक्ति 55,000 का कर्ज है। तो ये योजना बंद होने के कगार पे, तो कितना झूठ परोसती है भारतीय जनता पार्टी है और अपने आप को महिला हितैषी कहती है। लेकिन सत्यता तो इससे ठीक उलट है। कुल मिला के वोट कमाने की राजनीति ये करते हैं, महिलाओं की बातें करते हैं। 13 लाख महिला देश से लापता है। लेकिन आप कह रहे हैं वो 3,000 नहीं दे पा रहे हैं, फंड नहीं है क्या नीलाभ जी? आप ही कह रहे हो ना फंड नहीं है, वो 3,000 नहीं दे पा रहे हैं, और आपके नेताजी कह रहे हैं 2-2 लाख देंगे, वो कहां से देंगे? हम जब ये किसानों का कर्ज हमने माफ किया, हमने कहा तो 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया, शिवराज जी ने स्वयं स्वीकार करा, कृषि मंत्री स्वयं ने स्वयं स्वीकार करा कि हमने किसानों का कर्ज माफ किया। तो हम जो कहते हैं वो करते हैं, हमारे पास उसकी योजनाएं रहती है। ये सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, जुमले को नाम देते हैं गारंटी, मोदी जी की गारंटी। अरे क्या हुआ प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का? मोदी ने ही गारंटी दी थी। क्या हुआ 1 के बदले 10 सर लाने का? मोदी जी की गारंटी थी। चीन को लाल लाल आग दिखाने का मोदी जी की गारंटी थी। हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में घुमाने का मोदी जी की गारंटी थी। किसानों की आय दुगनी करने का मोदी की गारंटी थी। आज वो किसानों पर लाठियां चला रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, उनके रास्ते में कीले बिछा रहे हैं। महिला सुरक्षा की बातें मोदी जी ने कही थी। मणिपुर में महिलाएं निर्वस्त्र हो रही, उन पर बलात्कार हो रहा है, उसके बारे में आप चर्चा भी नहीं करते। एनसीआरबी की रिपोर्ट है, कांग्रेस कार्यालय की रिपोर्ट है नया जी, फिर स्पष्ट कर दूं, एनसीआरबी की रिपोर्ट है 13 लाख महिलाएं देश से लापता है, उसके बारे में आप चर्चा नहीं करते। बलात्कार में देश अव्वल हो रहा, छोटे छोटे। लेकिन आपके आंकड़ों पर महिलाएं भरोसा नहीं करती ना नीलाभ जी। आप ये आंकड़े विधानसभा चुनाव में भी गिनाते रहे, 1,500 रुपए देने की बात करते रहे, लेकिन वो 1,250 में खुश रहे। ब्रजेश जी, आपने भ्रमित करके काट की आंडी चढ़ा ली, बार बार नहीं चढ़ेगी। इस बार देखिए, आप सत्ता पूरी परिवर्तन चाहते हैं। आप देखिए, आप लोकतंत्र किस तरह हत्या आप कर रहे हैं। आपने सूरत में जो किया, आपने खजुराहो में किया, इंदौर में किया। इंदौर में क्या किया आपने? प्रत्याशी का अपहरण कर लिया, उसका नामांकन वापस करवा लिया। आखिर पिछले महीने तक राजस्थान नंबर 1 था जहाँ आपकी सरकार थी। नीलाभ जी, कानून व्यवस्था राज्यों का विषय है और एनसीआरबी के आंकड़ों में महिला अपराध में राजस्थान नंबर 1 था, जहाँ 3 महीने पहले तक आपकी सरकार थी। देखिए, सीधी बात है, मध्य प्रदेश में उससे ज्यादा स्थिति महिलाओं की खराब है। एनसीआरबी का आपने रिकॉर्ड बताया तो मैं उसका आपको बता रहा हूँ। देखिए, मैंने आपसे कहा पूरे देश में 13 लाख महिलाएं लापता है। मणिपुर के बारे में आप कुछ कहेंगे? अरे पूरे देश में आप तो संदेश खाली पे भी नहीं कह रहे ना, आप तो दोनों पे बात करिए। मणिपुर के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो कह रहा हूँ आपको दोनों पे बात करना चाहिए सभी को, संदेश खाली पे भी बात हो, मणिपुर पर चर्चा ही नहीं होती है। महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न होता है आपके सांसद द्वारा, उसके बेटे को आप टिकट दे देते हैं। वो महिलाएं आखिर हताश हो गई, जब सड़कों पर जाती है उन्हें रगड़ा और घसीटा जाता है, वो अपने मेडल आपकी चौखट पर रख देती है। ये क्या ये महिला सुरक्षा की बातें हैं? और आप महिला की बातें करते हैं। सीधी बात है, आप भ्रमित करते हैं और वोट कमाते हैं। चलिए नेहा जी, आप लगातार भ्रमित करते हैं और इससे महिलाओं को अपने हक में ले आते हैं, अपने फेवर में ले आते हैं, उनसे मतदान करा लेते हैं। कब तक कांट की हांडी को बार बार चढ़ाते रहोगे आप? अब नेहा जी कहेगी 5 काम गिनाओ। मुझे वो तो पहले ही कह चुकी हैं, आपने गिना ही नहीं, आपको गिनाना चाहिए था ना। मैं 15 गिना दूंगा। मैं देखिए, मैं एक बात कहूं आपसे कि मैं पहले चरण के मतदान में, दूसरे में, तीसरे में नीलाभ जी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं से केवल ये कह रही हूँ कि 5 योजनाएं बता दो जो महिला आधारित 15 बताऊंगा। और दूसरी बात मैं नहीं, आप बताइएगा, और मैं चाहती भी हूँ कि आप बताएं, आपको थोड़ा सा माइंड ब्रश करने की इस पे आवश्यकता है। कांग्रेस की सरकार जो 2013-14 में थी, आज उससे 218% महिलाओं के लिए जो बजट है वो बढ़ाकर 3.9 लाख करोड़ का अगर किसी ने किया है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है।
और आज का मतदान महिलाओं के लिए निर्णायक इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष महिलाओं में चासनी ढूंढते हैं, और आज इंदौर और आसपास की जो सीटें हैं जहां से इनके पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी आते हैं, वहीं पर आज मतदान है। महिलाएं कांग्रेस की जो है वो भी असुरक्षित अपने आप को महसूस करती है, क्योंकि वे जानती हैं कि उनके अध्यक्ष की दृष्टि किस प्रकार से है। वो ये समझ रही है कि मुस्लिम लीग के एजेंडे पर कैसे कांतिलाल भूरिया काम कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि जिनकी 2 पत्नियां होंगी उनको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ये स्पष्ट दिखाता है, आज पहली बार देश में हुआ है कि 1000 पुरुषों पर 120 जो है वो महिलाएं हुई हैं, ये आंकड़ा पहुंचा है। कांग्रेस के शासन में तो भ्रूण हत्या हुआ करती थी, आज पहली बार हुआ है कि महिलाओं को सुरक्षा के साथ में मालिकाना हक मिल रहा है। वो साइंटिस्ट के तौर पर अंतरिक्ष में जिस तरीके से कार्य कर पा रही हैं, जिस तरीके से वो स्व सहायता समूह से जुड़ी हैं, जिस तरीके से उनको नल के माध्यम से जल मिल रहा है, सौभाग्य योजना का उनको लाभ मिल रहा है, सुकन्या समृद्धि का उनको लाभ मिल रहा है, और अनेकों अनेक कार्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने नेहा जी किए ये हैं। भी बता दीजिए, वो कह रहे हैं कि फंड नहीं है, तो आपकी बहुत सारी योजनाएं बंद पड़ी हैं, चाहे विधवा पेंशन की योजना हो चाहे अन्य। नहीं, मनोज जी ने ये इनके सामने तथ्य बहुत अच्छे से रखा, क्योंकि एनसीआरबी के जिन आंकड़ों की बात कर रहे थे, इनके वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री कहते थे कि दलित महिलाएं जो है वो झूठे रेप के प्रकरण दर्ज करा देती हैं। इनके वहां पर राजस्थान नंबर 1 पर एनसीआरबी के आंकड़े में चल रहा था। आज कांग्रेस में प्रियंका गांधी अपना मुंह बंद कर लेती है जब राधिका खेड़ा पर मानसिक प्रताड़ना होती है, वो भी कहां पर, मां कौशल्या की धरती छत्तीसगढ़ में। आज प्रियंका गांधी दिखाई नहीं देती हैं, राहुल गांधी दिखाई नहीं देते जब संदेश खाली जैसे जघन्य अपराध होता है, महिलाओं को घर से निकालकर घसीटकर उनके साथ रेप किया जाता है, और उस पे खड़गे जी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चुप्पी साध लेते हैं। नेहा जी, तो आपके साथ भी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो विधानसभा में महिलाओं को लेकर क्या टिप्पणी करते हैं, और अब वो पीएम के साथ रोड शो में नजर आते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की गारंटी, भारतीय जनता पार्टी का अपना कैडर है, और भारतीय जनता पार्टी के कैडर में आपको ऐसे लोग नहीं दिखाई देंगे, ये बहुत स्पष्ट है। और कांग्रेस पार्टी के साथ अंतर यही है कि इनके नेता स्वयं ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं और कांग्रेस उनको प्रमोशन देती है। विश्व में एक लौता विधवा कॉलोनी है वो दिल्ली के अंदर, जो कमलनाथ जी की देन है। आइटम से लेकर चाहे अपनी पार्टी की महिला सांसद को टंचमाल दिग्विजय सिंह जी ने कहा हो या तंदूर में भूंज दिया हो, ये कांग्रेस का इतिहास है। और मैं इसीलिए कहूंगी कि चाहे उद्यमिता का क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, महिलाओं को निरंतर सशक्त करने का काम किया है। और इससे बड़ा क्या होगा? चलिए छोटा सा जवाब लेता हूं, फिर मैं देवदत्त जी के पास जाऊंगा। नीलाभ जी, आपके नेता किस तरह से महिलाओं को लेकर टिप्पणी करते हैं, चाहे मध्य प्रदेश के नेताओं की बात कर ले, चाहे केंद्र में नेता हो? देखिए, मैं 5 नहीं 25 बताऊंगा, आप शांत करें, 25 बताऊंगा। 5 बताइए, पहले 25 बताऊंगा। पहले भी आप सुनिए मेरी बात, किस तरह आप हमारे बयानों को तोड़ मोड़ के पेश किया जाता है। रेवन्ना जो मास रेपिस्ट है, 2500 रेप किए हैं, 2500 रेप किए, छोटी छोटी बच्चियों से लेकर बुजुर्ग महिलाओं तक उनके वीडियो सरकार तो आपकी है, जवाब देना चाहती हूँ, उनके लिए आपके वरिष्ठ नेता जाकर वोट मांगते हैं, कहीं वो नहीं आती। बीएचयू की छात्रा के साथ आपके आईटी सेल के, चलिए एक का जवाब ले लीजिए। नीलाभ जवाब देना चाहती हूँ यहीं पर। आज ही आपके मुख्यमंत्री ने कहा वहां के हम विदेश नहीं जा सकते, उनको गिरफ्तार कर दे। नीलाभ जी, विधानसभा में चुनाव प्रचार करते हैं आपके नेताओं संरक्षण में, उस पर आप कुछ कहेंगी? मैं कहूंगी, जरूर कहूंगी, आपके आईटी सेल के लड़कों, आपके आईटी सेल के, आप आईटी सेल के बारे में बताएंगे? जरूर बताऊंगी, रुक जाइए। देखिए, ये रेवन्ना जिसकी प्रज्वल की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि उस व्यक्ति पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। 2009 का उसका पहला वीडियो है, और उस समय कांग्रेस पार्टी की गठबंधन में सरकार थी। आज भी जब कांग्रेस पार्टी उसको दबा के अपने हित के लिए बैठी हुई थी, तो उसको गिरफ्तार नहीं किया, और जब चुनाव प्रचार पूरा खत्म हो गया, एक कम्युनिटी का वोट जब तक पूरा बट गया, उसके बाद उसको रिलीज किया। भारत सरकार को, जो वहां की राज्य सरकार को सूचना देनी चाहिए थी, वो तक नहीं दी। उसको भगाने के पीछे भी कांग्रेस का पूरा षड्यंत्र था। तो ये कांग्रेस का चाल चरित्र दिखाता है कि वैसे तो कहेंगे कि स्टेट सब्जेक्ट है जब मध्य प्रदेश पे आएगा तो, और जहां पर नीलाभ जी, आज का बयान ही नहीं पता आपको? वहां के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम विदेश गिरफ्तार करने नहीं जाएंगे उसको। केंद्र का रहेगा तो कहेंगे स्टेट सर्विस है।
ये स्पष्ट दिखाता है कि तो कांग्रेस पार्टी विदेश ने भगाया उसको किसने सपोर्ट उसको? किया, उसको सवाल ये है। भगाया, उस पे एफआईआर नहीं की और वोट बैंक की राजनीति विदेश की। भगाया किसने? ये दोनों सवाल है। समय केंद्र को कांग्रेस सपना पार्टी आएगा का क्या? वही तो कह गठबंधन रही हैं था। वो। केंद्र को सपना विदेश आएगा। राज्य सरकार ने उसको- सूचना नहीं दी। राज्य उसको- सरकार के पास पहले से मामला पता था उनके। 2009 में पहला वीडियो आया था, आप दबाए रहे, आपकी सरकार है, और अब आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं उसको- कि विदेश और नहीं जाएंगे 2009 उसको में भी गिरफ्तार कांग्रेस करने। पार्टी का गठबंधन था प्रज्वल रवन्ना के उसको दल से। ग्रीन कॉरिडोर किसने दिया? तो ग्रीन कॉरिडोर किसने दिया? उसमें किसका बड़ा दस्त था? ये है कौन- कांग्रेस का असली कौन चरित्र। कौन उसके लिए वोट मांग रहा था मंच पे खड़े होके? ये बड़ा सवाल है। तो बीएचयू के छात्र, बीएचयू की छात्रा के साथ आपके आईटी सेल के लड़के बलात्कार करते हैं, आपके आईटी सेल के भाजपा के। उसके चलिए, बाद लौट रहा हूं मैं दोनों के पास। मध्य प्रदेश देवदत्त जी विधानसभा बड़ी में देर से आके इंतजार कर रहे हैं। नेताओं के 5 योजनाएं, चुनाव 5 प्रचार करते थे। योजनाएं। आप पूरी बात का जवाब दूसरे दो। दौर में आप- 5 योजना आप याद भी- कर लीजिए, योजनाएं। ढूंढ अरे लीजिए। बातों नीलाभ के जी, पीछे दूसरे दौर में आ रहा है, 5 योजनाएं ढूंढ लीजिएगा। आप 5 की 25 बता सुनिए। अब आप सुन लीजिए। 5 ही पांच बताइए, योजनाएं। 25 पे तो आज आप बाद बता में रहा हूँ, जाइएगा। बताइए, नीलाभ आप जी। सुनेंगे शांति से। दहेज अधिनियम कौन लाया? कांग्रेस। मातृत्व अधिनियम कौन लाया? कांग्रेस। यौन उत्पीड़न और बलात्कार का कानून किसने बनाया? कांग्रेस। महिलाओं की शिक्षा किसने अनिवार्य की? कांग्रेस। हजारों किताब में छात्रावास किसने बनाए? कांग्रेस। कन्या विद्यालय किसने बनाए? कांग्रेस। कन्या छात्रावास किसने बनाए? कांग्रेस। आज महिलाएं, सैकड़ों महिलाएं को लिए नौकरी में हर तरह में सुविधाएं किसने दी? कांग्रेस ने। आज ये देखिए उसका परिणाम है कि हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही है। ये इंदिरा गांधी का विजन था। ये 5 नहीं 25 बता दिया नहीं, आपको। इंदिरा गांधी का एक आपकी ही, माता जी, इंदिरा गांधी का आपकी माता एक ही जी, विजन आप था, मेरी बात गरीबी सुनिए, मेरी बात हटाओ, सुनिए, गरीबी हटाओ। मेरी बात सुनिए, मेरी बात नीलाभ सुनिए। जी, गरीब नीलाभ जी, और गरीबी नेहा जी, नहीं। आप अरे नीलाभ भाई, आपके पास कोई चलिए, जी, चलिए, नीलाभ लौट भाई, रहा हूं मैं दूसरे दौर में। नीलाभ जी, घूम घूम आप तो के प्रियंका गांधी को भी आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। आप अब तो इंदिरा गांधी ने अरे बहुत कुछ नेहा जी, बढ़ा दिया। सुनिए। नेहा जी, आपकी चलिए, माता जो मेरी ध्रुव माता पटेरिया जी भी जुड़ गए जिस हमारे विद्यालय में साथ। पढ़ी है, जिस महाविद्यालय में आ रहा पढ़ी हूं वो नीलाभ कांग्रेस की जी, देश नीलाभ जी, आ रहा ठीक हूं। है? देवदत्त जी, 8 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, कितनी सीटें दे रहे हैं आप कांग्रेस को? लगता है एक आध मुकाबले में? देखिए, चुनाव है और जो 8 सीटें हैं उसमें से 5 सीटें आरक्षित है। उज्जैन, देवास जहाँ अनुसूचित जाति के लिए है, वहीं धार, खरगोन, रतलाम अनुसूचित जनजाति के लिए। तो मुकाबले तो वैसे ही कड़े हैं सब जगह। इंदौर भाजपा का सबसे बड़ा गढ़ था, वहां तो मुकाबला ही नहीं है। पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक लाखों वोटों से जीतते थे। वहाँ थोड़ी सी विवादास्पद स्थिति बन गई कि कांग्रेस का प्रत्याशी अलग हो गया, नोटा आ गया। इस कारण वहाँ मशक्कत ज्यादा हो रही है। बाकी जीतने के तो भाजपा की जिस तरह की जमावट है, जिस तरह से वो पूरी ताकत, मुख्यमंत्री का गृह जिला है उज्जैन, वहाँ भारी मतदान हो रहा है। तो मुझे लगता है कि चुनौती जो है वो रतलाम और धार और खरगोन में है पार्टी के, भाजपा के लिए। बाकी सब जगह तो जिस तरह से भाजपा ने जमावट की है, देवास, उज्जैन, इंदौर, यहाँ उसको ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। केवल इंदौर में ये है कि बढ़त जो 5 लाख की पिछली बार थी, ज्यादा भी हो जाए इस बार, लेकिन जो संदेश बिगड़ा है, जो नोटा के कारण, जो लोगों को, संघ को, भाजपा को, राष्ट्रीय नेता, सबको जो उस पर ध्यान देना पड़ा, वो जरा एक चीज है कि यदि प्रत्याशी कांग्रेस का रहता तो ज्यादा अनुकूलता वहाँ होती, क्योंकि कोई भी चुनाव हो वहाँ भाजपा का तो ऐसा बड़ा बन चुका है कि वहाँ तो भाजपा का टिकट यानी जीत तय हो जाती है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष का भी ये इलाका है, धार भी नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का इलाका है, दिग्गजों के इलाके हैं, मुख्यमंत्री का इलाका भी है उज्जैन। पटेल कहा कि उज्जैन मुख्यमंत्री का इलाका है। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, कैलाश विजयवर्गीय, तुलसी सिलावड़ी, सबके दिग्गजों के इलाके हैं। तो बड़ा जोरदार घमासान हो रहा है। मतदान प्रतिशत बढ़ जाए, बस यही एक है कि कितना प्रतिशत बढ़ पाता है। तो 1 बजे तक है तो 30 के आसपास है, कुल मिला के सब जगह का मिला के 32-35 ऐसे चल रहा है। नहीं, अच्छा जा रहा है, अभी तो 35 तक चला गया है, देवास में 35 चला गया। तो प्रभु जी, मतदान प्रतिशत तो अपनी जगह है, इस बार कोशिश भी कर रहे हैं, और पिछली बार हमने देखा तीसरे चरण में बड़ा भी था, क्योंकि शादियों और अन्य जो आयोजन थे वो नहीं थे पहले और दूसरे चरण में, तीसरे में बढ़ गया था, चौथे में ज़्यादा प्रयास हो रहे हैं, महिलाओं पर फोकस हो रहा है। लेकिन जो दुबे जी कह रहे हैं, धार, रतलाम में मुकाबला देखने को मिल रहा है, खरगोन का भी वो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन भील भिलाला रतलाम में यदि जातियों के आधार पर हुआ तो निश्चित तौर पर कांग्रेस भारी पड़ सकती है। लेकिन नरेंद्र मोदी का चेहरा हुआ
और बीजेपी की योजनाएं रही तो हो सकता है बीजेपी भारी पड़ सकती है। और नोटा की भी अग्नि परीक्षा है इस बार, क्या एक गलत संदेश चला गया है, इसका परिणाम बीजेपी को भुगतना पड़ेगा? नहीं ब्रजेश जी, गलत संदेश तो नहीं कह सकते हैं। समय के साथ चीजें बदलती रहती हैं, कई बार नई नई चीजें जुड़ती रहती हैं, तो निश्चित तौर पर एक नया प्रयोग देश को एक नया संदेश देने की कोशिश है। अब देखिए, पहले एक बात हुई कि बहुत सारे लोग वोट डालने नहीं जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, चुनाव आयोग को निर्देश हुए और आयोग ने एक नोटा का बटन दबा उसमें शामिल कर दिया कि जैसे कोई भी पसंद ना उसको आप वोट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लोग वोट डालने नहीं जाते थे, तो उनकी नकारात्मक जो वो है कि वो किसी को पसंद नहीं करते तो अपनी नापसंदगी जाहिर कर सकते हैं, तो मताधिकार का प्रयोग कर, तो वो उपाय उसमें किया, वो उसका सफल प्रयोग हुआ है। अब नोटा के आगे क्या, तो हो सकता है इंदौर ये माइलस्टोन सेट कर जाए, क्योंकि पिछले यदि हम 2019 के चुनाव में देखते हैं तो बिहार के गोपालगंज का रिकॉर्ड है 51,660 वोट नोटा को मिले थे। बस्तर दूसरे नंबर पे था, छत्तीसगढ़ का तीसरे नंबर पर बिहार का पूर्वी चंपारण था, और बिहार की एक सीट तो ऐसी थी जहां पर कि नोटा को 27,000 ज्यादा वोट मिले और जीतने वाले कैंडिडेट सिर्फ 2,000 के मार्जिन से जीता, तो हारते हारते जीत पाया वाली स्थिति थी वहां पर। तो निश्चित तौर पर नोटा के लेकर आगे एक नई राह खुलने वाली है और इन लोगों को जो मतदाता है उसको एक अधिकार और मिल सकता है यहाँ पर। तो नोटा का नया क्या इनोवेशन हो सकता है, तो उस पर सोचने को विवश इंदौर कर सकता है। यदि यहाँ पर नोटा का रिकॉर्ड पिछला टूटता है तो निश्चित तौर पर यह स्थिति होगी। जहां तक आपने बात की, तो निश्चित तौर पर यदि हम रतलाम झाबुआ सीट की बात करते हैं, भील भीलवाड़ा समीकरण वहां पर है, वहां पर भूरिया ही जीतते रहे, एक ज्यादातर ये एक परंपरा रही है वहां पर। और निश्चित तौर पर का मार्जिन है ना, 80% भील है और 20% भिलाला है निश्चित तौर पर। लेकिन यहाँ जो सीट का जो नेचर बदल गया है ना ब्रजेश जी, परिसीमन के बाद, तो इसमें रतलाम का जो एरिया जुड़ गया है, वहां बीजेपी का सपोर्ट ज्यादा होता है। 3-4 सीटें हैं जो रतलाम शहर, रतलाम ग्रामीण और अलीराजपुर खुद वहां पे कैंडिडेट वहीं के, उनके पति वहां से विधायक और मंत्री हैं, तो निश्चित तौर पर वहां से बीजेपी का मार्जिन बढ़ जाता है। तो मुकाबला वाकई अच्छा वहां पर है। निश्चित तौर पर देखने लायक होगा क्या परिणाम वहां पर होता है, इसीलिए तमाम नेताओं ने उधर जोर भी लगाया, बड़े नेताओं ने। लेकिन एक चीज जो इस पूरी बहस में समझ में आई कि नीलाभ जी और नेहा जी जब जुड़ते हैं तो अपनी बहस रोचक हो जाती है, नए नए तथ्य आते हैं, वो मणिपुर तक ले गए। नेहा जी, मैं आपको बताऊं कि आपने एक अच्छी बात बताई जो मुझे भी नहीं मालूम था, कि देश की पहली विधवा कॉलोनी दिल्ली में है और उसके लिए आपने कमलनाथ जी का नाम लिया। देश की पहली और मेरे ख्याल से इकलौती विधवा कॉलोनी भोपाल में है, जिसको कि शिवराज सिंह चौहान ने नाम बदलकर कल्याणी कर दिया था, जो गैस कांड की देन है। ये भी 1984 का ही गैस कांड हुआ था, उसकी देन है। भोपाल में भी है वो कॉलोनी, शायद आपको याद नहीं होगा, आगे कहीं बात हो तो निश्चित तौर पर आप इसको भी रखिएगा। ब्रजेश जी जी, तो मनोज जी, क्या आपको खरगोन में भी लगता है कि मुकाबला है? देखिए ब्रजेश जी, अगर विधानसभा के संदर्भ में आप देखेंगे तो जिन 3 सीटों का जिक्र हम लोग कर रहे हैं, दुबे जी ने भी किया, प्रभु जी ने भी किया, तो निश्चित तौर पर कांटे का मुकाबला दिख रहा है। क्योंकि वहाँ पर जो दोनों हैं खरगोन में, दोनों उम्मीदवार वो बलाई हैं। जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो सरकारी नौकरी छोड़कर आए हैं, तो उनके सामने एक पहचान का संकट जरूर रहेगा कि पूरे क्षेत्र उन्होंने गए नहीं, क्योंकि लंबा सारा उनका भी संसदीय क्षेत्र है। दूसरा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाएं हुई है, देखें मनोज जी, तो हमने 2018 में भी देखा और 2019 में भी देखा, वो समीकरण कैसे भूल सकते हैं कि मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर 23 के विधानसभा चुनाव से देखेंगे तो आपको को लगेगा कि बहुत कांटे का मुकाबला है। लेकिन जिस हिसाब से ट्रेंड रहा, हमने पिछले 2 चुनाव में देखा है कि विधानसभा का और लोकसभा का, न केवल मध्य प्रदेश, आप दिल्ली का देख लीजिए कि विधानसभा में वो अरविंद केजरीवाल को कितना बम्पर बहुमत मिलता है, लेकिन लोकसभा में पिछले चुनाव में उनकी आम आदमी पार्टी के 7 में से 4 कैंडिडेट तीसरे नंबर पर थे, दूसरे नंबर पर वहाँ कांग्रेस थी। तो ये बताता है कि जनता कैसे टैक्टिक्स के साथ आजकल वोटिंग करती है। जिस झाबुआ का आपने जिक्र किया, प्रभु जी ने भी किया, निश्चित तौर पर क्योंकि वहाँ भी ये समीकरण जो है परिसीमन के बाद बदले, इसीलिए सैलाना पर दोनों दलों का ज़्यादा फोकस रहा है। क्योंकि अभी बाप पार्टी के उम्मीदवार यहाँ से डोडियार जीते हैं, उस क्षेत्र में उनके खिलाफ काफ़ी नाराजगी है। तो दोनों पार्टियों ने नोटिस दे दिया था, और दोनों पार्टियों ने पूरा दम लगाया कि उनकी लीड वहाँ से हो सके। क्योंकि जो रतलाम वाला जो शहरी हिस्सा है वो बीजेपी को वहाँ से लीड मिलती है। अलीराजपुर से खुद मंत्री की पत्नी चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में क्या पूरे भील एक साथ कांतिलाल भूरिया के साथ जाते हैं या क्या पूरे भिलाला एक साथ बीजेपी उम्मीदवार के साथ जाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। जहाँ तक बाकी सीटों की बात करें, बयान वहीं से आया था, क्या वो भी इस चुनाव में असर डालेगा? देखिए, जो जिस प्रकार का वो इलाका है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा वहाँ ये बयान असर डालेगा। लेकिन एक चर्चा का केंद्र बिंदु 1-2 दिन के लिए ज़रूर रहा है वो। लेकिन दूसरी बात है, जैसे हम उज्जैन की बात करें, मंदसौर की बात करें या झाबुआ की बात करें, ये वो इलाके हैं जहाँ 2009 में बीजेपी को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था।
इंदौर भी उसमें से एक था, लेकिन इंदौर पार्टी जीत गई थी, लेकिन 10,000 10,500 के मामूली मार्जिन के साथ वो सीट बीजेपी जीत पाई थी। लेकिन उसके बाद के चुनाव में आप देखिए जो जीत का अंतर हैगा, 2009 के बाद 2014 में उज्जैन देख लीजिए, 2019 में देख लीजिए, इंदौर आप देख लीजिए। 2014 में जब ताई जीती कितने मार्जिन से जीती थी, और 5 लाख से ज़्यादा से शंकर लालवानी चुनाव जीते हैं। कमोबेश यही मंदसौर की स्थिति है कि सुधीर गुप्ता 2 चुनाव से मतलब बम्पर जीत उनको हासिल हुई है। तो ये जो बम्पर जो 3-3, 4-4, 5-5 लाख का अंतर है, ये कांग्रेस कैसे पाटेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन दूसरा, इस चुनाव में ऐसा रतलाम की कोई जो हम बात कर रहे हैं वहां पे ज्यादा मार्जिन नहीं था, 90,000 का मार्जिन, लेकिन ब्रजेश जी वहाँ भी था, क्योंकि कई सीटें हमने देखी ऐसी लोकसभा चुनाव में कि बीजेपी ने अपनी लहर में भी, उत्तर प्रदेश में भी कई सारी सीटें 5,000, 7,000, 10,000 वोटों के अंतर से जीती है। तो ऐसे में 90,000 की लीड आप इसलिए कम नहीं आंक सकते क्योंकि 14 में जब दिलीप सिंह भुरिया चुनाव जीते थे और 15 में जब उनके निधन के बाद उपचुनाव हुआ था तो कांग्रेस चुनाव जीत गई थी। लेकिन 19 में गुमान सिंह डागोर, जो कि प्रशासनिक पृष्ठभूमि से आते, नेता नहीं थे वो, पार्टी उनको चुनाव में उतारती है, 90,000 की लीड उनको मिलती है। इसलिए उसको आप हल्के में नहीं ले सकते। ये ठीक है कि पार्टी ने वो उम्मीदवार बदल दिया है। तो नीलाभ जी खाई बड़ी है, 90,000 की लीड भी कम नहीं होती, कैसे पाट पाएंगे इसको? निश्चित रूप से इस बार देखिए, आप मेरी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार प्रसार हुआ है, इनके बड़े बड़े नेता हैं, आपने खुद ने गौर किया, वरिष्ठ पत्रकार है, किसी विषय पे बात नहीं करी। जो बात बहुत हो रही, महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये नारा नहीं बोला। बहुत ही पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये भी बात नहीं हुआ। मोदी की गारंटी, अरे जिस गारंटी उसकी मानी जाती है, इसकी पुरानी गारंटी अब पूर्ण हुई हो, काहे की मोदी जी की गारंटी, वो गारंटी फेल हो गई है। 2 करोड़ नौकरी देने की आपने बात कही थी, 2023 में सदन में आप पेश करते कि हम मात्र 25 करोड़ में से बस 1 करोड़ 7 लाख नौकरियां ही दे पाए, जो ऊँट की बोई चीरे के समान है। तो कुल मिला के आपकी सरकार हर मुद्दे पर फेलिवर हो चुकी है। और अच्छा, बातें क्या कर रहे हैं? अच्छा, आप 2 करोड़ का हिसाब मांगते हैं और खुद कहते हैं कि हम 30 लाख देंगे, तो आपको ही पता है ना उतनी नौकरी नहीं है सरकारी। आप मंच पे क्या बातें करते हैं? मंगलसूत्र की आप बात करते हैं, विरासत कानून की। आपकी 2 भैंस, एक भैंस कांग्रेस ले जाएगी। अभी तो बहुत हास्यास्पद बयान दिया कि अडानी और अंबानी जी टेम्पो में ब्लेड बनी भर के कांग्रेस। तो ये तो आपके नेता बोलते हैं ना। विरासत टैक्स की बात किसने की? संविधान खतरे में है, किसने बात की? क्या संविधान खतरे में? राहुल गांधी के बयान पढ़े पहले कि संविधान कोई नहीं बदल सकता है। अरे इनके नेता कहते हैं, इनके 6 बार के सांसद कहते हैं कि 400 पार होगी संविधान बदल देंगे। हमने थोड़ी कहा है, इनके नेता कहते हैं। तो जब उनके नेता कहते हैं उनको आधार बनाते, तो आपके नेता भी कहते हैं कि विरासत टैक्स लगेगा। बिल्कुल, ये झूठ बोला जा रहा, तोड़ मरोड़ के पेश किया। अरे जिन्होंने अपनी विरासत देश को समर्पित कर दी, तोड़ मरोड़ के पेश कर देते, आपका तोड़ मरोड़ के पेश नहीं होता। वो क्या विरासत लेंगे जिन्होंने अपनी विरासत देश को। फिर कार्रवाई क्यों की? क्यों इस्तीफा ले लिया सेम प्रतोदा से? देखिए, सेम प्रतोदा क्या व्यक्तिगत बयान था, उससे कांग्रेस कहीं इत्तेफाक नहीं रखती। हम शुरू से कहते आ रहे हैं। मैं विषय में बात कर रहा हूं। टिकट काट दिया। ब्रजेश जी बोलने तो दीजिए। बोलिए बहुत टाइम है आज अपने पास। नीलाभ जी बोलिए, पर्याप्त समय। ये कहीं विषयों पर उन्होंने बात नहीं करी। मैंने कहा मंगलसूत्र पे बात करी, विरासत कानून पे बात करी। आपकी 2 भैंस, एक भैंस कांग्रेस ले जाएगी। उसके बाद अभी तो कहा कि अंबानी अडानी का जो पैसा टेम्पो में भर भर के कांग्रेस के पास जाता। देश का शीर्ष नेतृत्व, जवाबदार व्यक्ति जब ऐसी बात करता है तो क्यों नहीं ईडी का छापा मारते अडानी अंबानी के यहाँ पर? क्यों नहीं आईटी की रेड लगाते? क्यों नहीं सीबीआई की रेड लगाते उनके यहाँ पे? जब आप खुद कह रहे हो कि उनके पास ब्लैक मनी है, शीर्ष नेतृत्व। लेकिन नीलाभ भाई, जब छापे पड़ते तो आप कहते हो कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। बाकी जगह छापे पड़ते एजेंसी का दुरुपयोग है, लेकिन आप आंध्र प्रदेश में कहते हो कि केसीआर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। अरे आप स्वयं स्वीकार रहे ना कि अडानी और अंबानी के पास ब्लैक मनी है जो कांग्रेस को दे रहे हैं। देश का प्रतिष्ठित व्यक्ति, शीर्ष नहीं, लेकिन जिस एजेंसी पर आप आरोप लगा रहे हो, फिर उसी एजेंसी से क्यों गुहार लगा रहे हो कि वो कार्रवाई करेगी? क्योंकि केसीआर की बेटी कविता के लिए आप कहते हैं विधानसभा चुनाव में कि इनकी सेटिंग है, ईडी जो है कविता को गिरफ्तार नहीं कर रही है। केरल में आपकी गठबंधन सरकार पिछली बार थी, इस बार जो दूसरी सरकार है, आपके नेता कहते हैं कि केरल के मुख्यमंत्री की बेटी के खिलाफ ईडी एक्शन नहीं ले रहा है, और जहाँ ईडी एक्शन ले लेता है वहां कहते हैं गलत कार्रवाई हो रही है। मनोज जी, एक बात बताइए, जो भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है वो वॉशिंग मशीन कमल छाप डिटर्जेंट से धुल जाता है। जनार्दन रेड्डी पर क्यों नहीं कार्रवाई होती? नवीन जिंदल पर क्यों नहीं कार्रवाई होती? प्रफुल्ल पटेल पर क्यों नहीं कार्रवाई होती? अजित पवार पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? अशोक चौहान पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? हेमंत बिस्वा पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? जितने भ्रष्ट थे वो कल तक आपके साथ थे, कार्रवाई क्यों नहीं होती? नारायण राणे पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? तो वही तो मैं कह रहा हूं कि कल तक ये सारे भ्रष्ट आपके साथ थे और अब बीजेपी में आ गए, तो आप कह रहे वॉशिंग मशीन में धुले हुए तो आपकी पार्टी में भी थे। ये सबके सब वॉशिंग कमल छाप डिटर्जेंट से धुलकर वॉशिंग मशीन में स्वच्छ हो चुके हैं।
तो आपको लगता है कि अडानी और अंबानी पास ब्लैक मनी है और वो कांग्रेस को दे रहा है? निश्चित पर सीबीआई की जांच होना चाहिए, ईडी का छापा पड़ना चाहिए। क्यों नहीं इन पर कार्रवाई हो रही? चलिए छोटा न्याय जी से व्यक्ति थोड़ी जवाब कह ले रहा है। लेते हैं। न्याय जी, भ्रम फैलाते हैं आपके वरिष्ठ नेता इस तरह से बयान देकर, और ईडी सीबीआई की कार्रवाई क्यों नहीं करते जब आप कह रहे हो कि टेम्पू भर भर के नोट ले गए हैं, ब्लैक मनी ले गए हैं? तो देखिए, जितने भी नाम अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने लिए हैं, सभी पर कार्रवाई जो चल रही थी वो यथावत है और अभी भी केसेस चल रहे हैं। पर दर्द असल में ये है कि सोनिया गांधी बेल पर बाहर है, राहुल गांधी बेल पर बाहर है, सपा प्रमुख अब नहीं रहे, उनके ऊपर भी प्रकरण दर्ज था, लालू प्रसाद बेल पर बाहर हैं, ममता जी के भतीजे जो हैं उन पर कार्रवाई चल रही है। अभी कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके घर से गड्डियों की बहार मिली है, आपने देखा होगा, जो मंत्री हैं झारखंड सरकार में, आलम साहब। अडानी तो आज जी और दर्द अंबानी सबसे जी बड़ा, पर भी बीच कार्रवाई में क्यों कीजिए बोल रहे ना। हैं लाभ जी? आप तो बहुत अच्छे प्रवक्ता है, मैंने धैर्य से सुना ना, आप भी सुनिए, बोलिएगा बाद में जो बोलना है। बोलिए बोलिए बोलिए। तो एक बात बहुत स्पष्ट है कि दर्द पेट में ये है कि इन सब पर जो भाई भतीजावाद के लोग हैं, जो कांग्रेस पार्टी जो अपने अपने भ्रष्टाचार और परिवार बचाने के लिए चल रही है, उन पे कार्रवाई क्यों हो रही है? दर्द मूल ये है। मुख्य तो बात यह है कि आज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, फिर से वापस चली जाती हूँ कि 5 महिला आधारित योजनाएं पूछी थी, दहेज प्रताड़ना को छोड़कर सारी जनरलाइज्ड शिक्षा और इसकी उसकी बात उन्होंने कर दी, क्योंकि अंत में इंदिरा जी का नाम लेना था। महिला सेंट्रिक योजनाएं 5 अभी भी नहीं बता पाए। दूसरी बात यह है, शिक्षा तो भाई आपका लड़कों सवाल के लिए भी बचकाना उतनी है, जरूरी अब है, उतनी बचकाना लड़कियों के लिए सवाल कर जरूरी रही है। है। नहीं, मैं आप आपको सवाल बताती हूँ कि बचकाना कर महिला रही है, आप सेंट्रिक बचकाना योजनाएं सवाल क्या कर रही हो, होती है, मैं बार बार आपको करती बताती हूँ। है। महिलाओं के लिए आप ये उज्ज्वला सवाल योजना, ये बचकाना महिला करती हो, बार सेंट्रिक है, बार बेटी करती है। बचाओ बेटी पढ़ाओ ये महिला सेंट्रिक है, सुरक्षा मातृत्व योजना ये महिला सेंट्रिक है, महिला शक्ति केंद्र योजना ये महिला सेंट्रिक है, सुकन्या समृद्धि योजना ये महिला सेंट्रिक है। तो आपके पास में 55 साल में 5 योजनाएं नहीं है, कांग्रेस पार्टी को मान लेना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज कांग्रेस पार्टी के जो 8 चरणों में मध्य प्रदेश में चुनाव है, मैं स्वयं 8 सीटों पर होकर आई हूं, और मैं आपको बता दूं कि चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे युवाओं को नई अपॉर्चुनिटी से जोड़ने की बात हो, चाहे रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण हो, चाहे रेलवे स्टेशन को 12 किलोमीटर प्रतिदिन इलेक्ट्रीफाई करने की बात हो, चाहे जो हवाई चप्पल से हवाई यात्रा की बात कर रहे थे उसकी बात हो, क्योंकि एयरपोर्ट की संख्या 2 नहीं 3 गुना बढ़ी है इन सभी क्षेत्रों में। ये कांग्रेस पार्टी को शायद दिखाई नहीं देगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के एजेंडे में कभी भी विकास था ही नहीं। विकास था तो केवल परिवार के लिए। और जिन मोदी जी की गारंटी की आप बात कर रहे थे, तो आप आज देखिए कि आज देश मोदी जी की गारंटी पर ही वोट देने जा रहा है। चाहे वो देश का विकास हो, चाहे वो देश की अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो सनातन का परचम हो, चाहे वो महिलाओं का सशक्तिकरण हो, चाहे वो भारत की विश्व में साख हो। और अभी प्रभु जी ने भी एक तथ्य और जोड़ दिया कि वो जो गैस त्रासदी है मध्य प्रदेश की भोपाल की, जिसको विश्व में जाना जाता है, वो भी आपकी ही देन है, जिसमें आपने एंडरसन को भगाने का काम किया था। जिन विदेशी उद्योगपतियों के साथ आप गलबैयां करते थे, ये भी मध्य प्रदेश ने बहुत करीब से देखा और किस प्रकार से गर्त में पहुंचाने का काम किया। मैं एक और चीज पूछ लेती हूँ कि 8 चरणों में 8 सीटों पर जो आज वोटिंग है, जनता तो आपके प्रत्याशियों का नाम नहीं जानती। अगर आप जानते हैं तो एक साथ में बता दीजिए कौन कौन प्रत्याशी कहां से चुनाव लड़ रहा है। 8 के नाम बता दीजिए तो मैं मान जाऊंगी आप कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं। बड़ा चैलेंज दे दिया ये तो। सीधी बात है। जी, इस तरह 8 के नाम बता दीजिए प्रत्याशी कौन कौन है। आप नीलाभ जी सिर्फ की बातें सीधे नाम बता दीजिए। नहीं, 8 प्रत्याशियों के नाम बता दीजिए, आप तो प्रदेश के प्रवक्ता है। नाम बता दीजिए ना, क्या मुश्किल है उसमें, थोड़ी मदद मैं भी कर दूंगा आपकी। फोन काट दिया नीलाभ जी ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। लेकिन प्रभु जी, साख तो दिग्गजों की दाव पर लगी है, मुख्यमंत्री की भी, मंत्री की भी, और हम देखें इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय जैसे बड़े दिग्गजों की। तो इस बार मुकाबला इनके बीच में भी देखा जा सकता है, क्योंकि एक मंत्री की पत्नी मैदान में है, सीएम भी लगातार प्रयासरत हैं। देखिए प्रेम जी, अभी जो मनोज जी बता रहे थे कि 2019 में 90,000 से जीते थे रतलाम सीट पर, वो एक अलग लहर का मामला था जब पूरे देश में राष्ट्रवाद की लहर चल रही थी। पुलवामा और बालाकोट के बाद का मामला था, एयर स्ट्राइक की बात का, तब वहां पे 90,000 की लीड थी। तो ये मान के चलना चाहिए कि वहां पे भूरिया फैक्टर खत्म नहीं हुआ है। इस बार निश्चित तौर पर भूरिया फैक्टर है। लेकिन अभी जो नए आंकड़े आए हैं 1 बजे के, वो बता रहे हैं कि रतलाम में पोलिंग अच्छी हुई है। तो निश्चित तौर पर रतलाम जिले की जो सीटें हैं जहां पर की बीजेपी को बढ़त मिलती है, उधर भी पोलिंग अच्छी हो रही है। तो मुकाबला वहां पर रोचक होने वाला है, निश्चित तौर पर रोचक मुकाबला जाएगा।
जहां तक इंदौर में साख की बात है तो धार में तो साख मंत्री की लगी है दांव पर, क्योंकि बीजेपी ने प्रदेश में इकलौती सीट है जहां परिवारवाद का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि भूरिया के सामने उनको कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं मिल रहा था जिसको कि वो लड़ा पाए, तो वहां पे परिवारवाद के सहारे गई है। लेकिन इंदौर का जो मामला है, इंदौर में बीजेपी की वोटिंग बढ़ेगी, पिछले बार की तुलना में 10 लाख से ज्यादा वोट पिछले बार शंकर लालवानी को मिले थे, इस बार और ज्यादा मिल सकते हैं। लेकिन जो 5 लाख से ज्यादा वोट मिले थे कांग्रेस कैंडिडेट को पिछली बार, वो कहां जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। यदि वो 5 लाख यदि सीधे नोटा का रास्ता देखते हैं तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा बीजेपी के लिए, बीजेपी के रणनीतिकारों के लिए। उनने क्या सोचा था और क्या हो गया। यहाँ पर जो सुमित्रा महाजन जी का जो बयान था वो काफी महत्वपूर्ण है कि उनके पास बीजेपी से ही जुड़े लोगों के फोन आ रहे हैं कि हम तो नोटा को वोट करेंगे। तो निश्चित तौर पर ये जो एक मामला यदि वो इंदौर में होता है। मैं रोक रहा हूं आपको 30 सेकंड के लिए। एक बड़ी खबर आ रही है, देवास से आ रही है बड़ी खबर। देवास में पीठासीन अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। बीजेपी बार रूम की शिकायत पर एक्शन लिया गया है चुनाव आयोग ने। केंद्रीय स्कूल स्थित बूथ क्रमांक 69 का मामला है। मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनकर कर रही थी मतदान। बीजेपी ने की थी महिला कांस्टेबल तैनात करने की मांग। शिकायत पर पीठासीन अधिकारी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। देवास में पीठासीन अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। तो महिलाओं पे फोकस तो बीजेपी भी कर रही है, लगता है कांग्रेस भी फोकस कर रही है। एक नया मामला आ गया है कि बुर्का पहनकर किस तरह से मतदान कराया जा रहा था और सुनवाई नहीं हुई शिकायत पर। कोई महिला कांस्टेबल तैनात नहीं थी, इसलिए चेक नहीं कर पा रहे थे। प्रभु जी अपनी बात पूरी कीजिए और इस पर भी एक टिप्पणी। हाँ बिल्कुल ब्रजेश जी, ये नया नया रोचक तथ्य इस चुनाव में आ रहे हैं। आप देखिए कि जिस तरीके से महिला बुर्का पहन के वोट डालने दिया जा रहा है, निश्चित तौर पर एक गंभीर मामला है, क्योंकि पहचान का संकट होता है, फर्जी पोलिंग की आशंका होती है। ऐसे में जब आईडी दिखाना जरूरी है तो पहचान तो बतानी जब पड़ती है, तो निश्चित तौर पर वहां पर महिला कांस्टेबल का एक बंदोबस्त होना चाहिए था। और यदि नहीं है तो उन अधिकारी कर्मचारी को देखना था जो बूथ पर है, उनने यदि नहीं देखा तो निश्चित तौर पर एक गंभीर मामला है। सही कार्रवाई इसको कह सकते हैं आयोग की। लेकिन ये जो चुनाव एक नया संदेश मध्य प्रदेश में दे रहा है कि पूर्व मंत्री जो अपने पोते के साथ वोट करने चले जाते हैं उसकी फोटो खुद ही वायरल करते हैं, खुद ट्वीट करते हैं उस फोटो को। एक बीजेपी के दूसरे नेता अपने बेटे के साथ फोटो बेटे से वोट डला कर उसको वायरल करते हैं। एक विधायक कांग्रेस के अपने बेटे को वोट डला के उसको वायरल करते हैं। तो निश्चित तौर पर जो मतदान प्रक्रिया है जब इतनी सख्ती बढ़ती जा रही है तो कौन तोड़ रहा है ये देखिए आप। ये जो मतदान की जो पारदर्शिता है उसकी गुणवत्ता को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं वो बड़े जनप्रतिनिधि। तो चुनाव आयोग को कम से कम इन नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और यदि कोई विधायक लेवल का व्यक्ति है, चाहे वो कमल पटेल हो या आरिफ मसूद हो या और कोई जिला जनपंचायत का अध्यक्ष पदाधिकारी हो, तो उन पर ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि उनको हो सकता है कि उनके यहाँ सीट टर्मिनेट कर दें वो वहां से। तो शायद प्रभु जी एक और चीज भी है कि कल भी चुनाव आयोग ने कहा था कि मतदान केंद्रों में सख्ती से मोबाइल फ़ोन प्रतिबंधित रहेंगे। और आज भी तमाम सारे नेताओं की पोलिंग बूथ के अंदर की फ़ोटो वायरल हो रही सोशल मीडिया में, खुद अपने एक्स हैंडल पर डाल रहे हैं, सोशल मीडिया में डाल रहे हैं। तो ये भी तो देखना चाहिए कि एक आम आदमी जो लाइन में लग रहा है उसको आप मोबाइल के लिए धुतकार रहे हो, धक्के मार को निकाल रहे हो, उसको डांट रहे हैं पुलिसकर्मी। और एक वीआईपी अगर जा रहा है तो मतदान केंद्र के अंदर तक उसको फ़ोटो खींचने की आप सुविधा दे रखी है। बिल्कुल मनोज जी, ये प्रिविलेज खत्म होना चाहिए। यहाँ पे टीएन शेषन याद आते हैं जिनका डंडा सबके लिए एक जैसा चलता था। तो जो भी चुनाव आयुक्त है, जो भी चुनाव संचालन करने वाले अधिकारी हैं, उनको इस मामले में सख्ती बरतना चाहिए। सोशल मीडिया सब जगह, उन्हें तो कैमरे भी लगा रखे हैं वहां पर और बाकायदा ये कहा जा रहा है कि वेबकास्टिंग की बात हो रही है, भी ऐसा कुछ गड़बड़ हो रही है तो कार्रवाई सख्त होनी चाहिए इस मामले में। चलिए ताजा आंकड़े आ गए प्रभु जी। पहले मैं अपने दर्शकों को वो भी बता दूं, मध्य प्रदेश में अब तक 48.52% मतदान हो चुका है। देवास में 52.11% हो गए। और ये बताने के लिए हम नेक्स्ट स्टूडियो में चल रहे हैं जहां पर आपको ताजा मतदान से अपडेट कराया जाएगा। बिल्कुल, तो मध्य प्रदेश में अब तक आपको बता दें, देखिए फाइट टफ है तमाम 8 सीटों पर। 48
5.2% अभी तक मध्य प्रदेश में वोट कास्ट किया जा चुका है। और इसी के साथ आप अलग अलग सीटों पर भी हम आपको बता दें, करीब करीब आप देख लीजिए कि कुछ ही देर बाद ये 50% भी पहुंच जाएगा। लेकिन ये ओवरऑल एमपी का आंकड़ा है जो हम आपको बता रहे हैं। काफी हॉट सीट्स यहाँ पर है, हाई प्रोफाइल सीट्स हैं। इंदौर पर देश की नजर है और कांतिलाल भूरिया की सीट पर भी आप जानते हैं कि सभी की नजर है। मंदसौर की मैं बात करूं तो 50 क्रॉस कर चुका है, 50.39% यहाँ मंदसौर में अभी तक मतदान हो चुका है। और इसी के साथ हम आपको बता दें अलग अलग सीटों पर अलग अलग वोट परसेंट सामने आ चुके हैं और अब तक का ये आंकड़ा 1 बजे के बाद का है। आगे बढ़ जाइए तो रतलाम की हम बात कर ले तो 51.13 यानी 51.13% अभी तक यहां पर रतलाम में वोट कास्ट किया जा चुका है, जो कि कांतिलाल भूरिया की सीट है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं। इसी के साथ लगातार जो 8 सीटें हैं उनका वोट परसेंट हम आपको बता रहे हैं। उज्जैन की बात करें तो 49.71% यहां पर वोट कास्ट हो चुका, 49.71%। उज्जैन बाबा की नगरी, खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार में लगे हुए थे, काफी मेहनत उन्होंने यहां पर की है। आगे बढ़ जाइए, अगली सीट आपको बता देते हैं तो 8 सीटें, 8 सीटों में से उज्जैन के बाद देवास आ जाती है, पास की सीट है, इस पर भी जोर काफी है। और यहाँ पर मत प्रतिशत 52.11% अभी तक निकलकर सामने आया, 52.11%। और यहाँ पर भी सबकी नजर है। इसी के बाद पास की ही सीट हम आपको बता दें, उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, मालवा निमाड़ की ये सीटें हैं। धार भी यहाँ पर आता है, धार पर भी कहा जा रहा है टफ फाइट है। धार की बात करूं तो 49.73% यहां पर भी वोट कास्ट अभी तक हो चुका है। उसके बाद इंदौर आप देख लीजिए तो इंदौर जहां पर सबकी नजरें हैं, लेकिन ये निराशाजनक है क्योंकि अभी तक आधा दिन से हो चुका है लगभग, और सभी जगह से जो वोट परसेंट आ रहा है 50 के आसपास है, लेकिन 38.60% इंदौर पर, जहां पर नोटा को प्रमोट कर रही है कांग्रेस, ये वोट यहां पर आया है। खंडवा की बात कर लें तो 48.15% यहां पर खंडवा में वोट कास्ट किया गया है अभी तक जनता के द्वारा, और ये भी बढ़ेगा, उम्मीद की जा सकती है क्योंकि 6 बजे तक का समय है। उसके अलावा खंडवा के बाद हम खरगोन की भी बात कर लेंगे। खरगोन की बात करें तो 51.48% अब तक खरगोन में मतदान किया जा चुका है। ये बढ़ेगा आगे भी जाकर, जाहिर सी बात है, इसलिए लगातार हम अपने दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि वोट कास्ट जरूर करें, चाहे जैसे भी आप जिन भी मुद्दों को लेकर वोट करना चाहें, लेकिन वोट जरूर दीजिए। पारुल, तो आपने ये देखा किस तरह से मतदान प्रतिशत में इजाफा होता जा रहा है। प्रभु जी, इसी पर आ जाते हैं। रतलाम में 51.13%, देवास में 52.11%। क्या बीजेपी की मेहनत रंग ला रही है? क्योंकि कोशिश करती वही दिख रही है बस। देखिए, यह अनुमान था कि चौथे चरण में पोलिंग बढ़ेगी निश्चित तौर पर, और ये मालवा का बेल्ट है, यहाँ पर मतदान पहले भी ज्यादा होता रहा है। लेकिन चौंकाने वाली बात ब्रजेश जी जो सबसे बड़ी ये है कि इंदौर अभी भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इंदौर अभी भी बहुत पीछे है बाकी जगह की तुलना में। देवास जो इंदौर से लगा हुआ, वहां देखिए 52% पोलिंग हो रही है, तो इंदौर 38.60 पर अटका हुआ है, और सबसे कम पोलिंग इंदौर की है। तो ये इंदौर का जो जागरूक मतदाता है, इंदौर जो सबसे ज्यादा जागरूक जिंदा दिल शहर कहा जाता है, जहां पर सुबह से आप देखिए उन्होंने कहा कि वोट का निशान दिखाइए और पोहा पाइए, तो वहां लोग पोहे की लाइन में जो है पोलिंग बूथ से ज्यादा लाइन लगी हुई है वहां के लोगों की। हालांकि वो रोज पोहा खाते हैं, रोज पोहा खा सकते हैं वो, लेकिन उस मुफ्त का पोहा खाने नहीं गए हैं वो जो इंदौर का एक जो कल्चर है, वहाँ के लोगों की एक संवेदना वहाँ पे जो चलती है, बहती है उनके अंदर, वो उसका प्रमाण है। लेकिन वहाँ वोट कम हो रहा है, ये बड़ी चिंता की बात है। स्वच्छता की बात है, इंदौर ने स्वच्छता में एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसको कोई स्टेट या कोई शहर नहीं तोड़ पा रहा है। तो इतना जागरूक शहर यदि पोलिंग के मामले में पीछे चल रहा है तो निश्चित तौर पर ये सोचने वाली बात है। और जिस तरीके से वहां की जनता नोटा की सपोर्ट में बातें करती हुई चुनाव के पहले दिखाई दे रही थी, मतदान के दिन से पहले, तो इंदौर इस बार कुछ नया कमाल करने जा रहा है, ये जरूर सोचना होगा यहाँ पर। बाकी जहां तक बाकी सीटों की बात है, खंडवा भी ठीक 48.15% पोलिंग चल रही है, खरगोन में अच्छी पोलिंग गई है, 51.48 है, मंदसौर भी 50% से ऊपर गया। तो ये मान के चले 1 बजे के यदि ये नतीजे आंकड़े आ रहे हैं तो पोलिंग 70% से ऊपर यहाँ पर हर हाल में जाएगी, चाहे हो सकता है 80 भी कई जगह क्रॉस कर जाए। तो एक अच्छी पोलिंग यहाँ पर हो रही है मध्य प्रदेश पर, जो अभी तक के 3 चरणों में जो एक दाग लग रहा था कम पोलिंग का, तो वो यहाँ पर दूर होता हुआ इस क्षेत्र के मतदाता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देवदत्त जी, इंदौर में जो कम मतदान हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, मुझे तो लगता है कि दोनों ही दल जिम्मेदार हैं। कांग्रेस को ऐसा प्रत्याशी देना था इस दौर में कि जो न बिके न टिके न कहीं जाए, दृढ़ निश्चय वाला परिपक्व टिकट, और दूसरा भाजपा को लेना नहीं था, उसको सीधा चुनाव होने देना था, क्योंकि वहां तो पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक भाजपा जीतती है टिकट, भाजपा का टिकट यानी जीतते 4 दशक से ऐसा हो रहा है, तो वहां कोई करने की जरूरत नहीं थी। तो कई बार ये होता है ब्रजेश जी की
जनता में क्या संदेश चला जाए, उससे ठीक संदेश नहीं गया कि एक चुनाव होना था। जनता जिताती भाजपा को तो उसको लगता है कि उसको ठीक लगता। आप प्रत्याशी हटा के चुनाव जीतना चाहते हो तो ये शायद पसंद नहीं आया। और नोटा की तरफ जिस तरह से रुझान बढ़ा और फीडबैक जब पहुंचा तो प्रधानमंत्री जी जब धार के दौरे पे आए तो उन्होंने वहां के जो लोग स्वागत करने आए उनसे पूछा कि इंदौर के क्या हाल है, कम मतदान की सुन रहे हैं, ज्यादा बढ़ाइए, सब लोग मेहनत करिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत का वीडियो जारी हुआ कि जो नोटा के बारे में नकारात्मक बातें कर रहे हैं, उन्होंने कहा मतदान करना चाहिए, नोटा को वोट देने से कोई फायदा नहीं। तो ये सब परिस्थितियां बता रही हैं कि वो निर्णय ठीक नहीं था, दोनों ही दलों का निर्णय ठीक नहीं था। और भाजपा को तो बिल्कुल भी नहीं करना था। वहां तो पिछली बार सर्वाधिक मतों से जीत रहे थे, फिर जीत जाते, आप बहुत अच्छे से जीत जाते हैं। और जब मैदान प्रतिद्वंदी सामने होता है तो प्रतिस्पर्धा होती है, मतदान भी अच्छा होता है। तो यही जो लगता है मुझे कारण कि जनता कई बार आपने देखा होगा कि कमलनाथ चुनाव एक बार हारे जब उन्होंने पत्नी का इस्तीफा दिलाया और चुनाव थोपा, उपचुनाव थोपा, तो जनता को ठीक नहीं लगा कि आप बीच में आप क्या समझते, रबर स्टैम्प समझते कि आपने इस्तीफा दिला दिया, चुनाव करवा दिए। चलिए नीला जी तो जुड़ नहीं रहे हैं, नेहा जी से ये कमेंट्स ले लेते हैं। नेहा जी, ठीक रहा आपकी पार्टी पर ही फूटेगा यदि कम मतदान हुआ तो? खोटा सिक्का लेके पछता तो नहीं रहे आप? देखिए, मतदान बहुत अच्छा चल रहा है और कांग्रेस अगर डूबता हुआ जहाज है और उसके सिपाही उसको छोड़कर जाना चाहते हैं, इतने छेद हो चुके हैं, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार नहीं है। आज 15 से अधिक कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश के युवक छोटा सा सवाल है मेरा। जी प्रभु जी, क्या वो व्यक्ति इतना परिहार्य था कि उसको लेने की जरूरत थी जिसको कि उसका टिकट मिलने के पहले इंदौर के लोग ही नहीं जानते हो? अब तो अध्यक्ष भी कह चुके खोटा सिक्का है। प्रभु जी देखिए, गुलाब के फूल के ऊपर आपको कनेर का फूल लगाने की जरूरत है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई आना चाहता है तो उसका स्वागत है, नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस पार्टी अपने घर को क्यों नहीं संभाल पा रही? क्या 15 मुख्यमंत्री जो को ले लेते आप, वो तो दरवाजे पे खड़े हुए हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि 15 से अधिक पूर्व मुख्यमंत्री छोड़ के गए, क्या भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है? सैकड़ों इनके केंद्र से लेकर जो छोटी इकाई है उसके नेता छोड़कर चले गए, क्या भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है? बिल्कुल। मध्य प्रदेश के एक लड़के आपके बड़े नेता अमित शाह जी ने कहा कि पंच हो, सरपंच हो, जीता हो, हारा हो, पार्षद हो, विधायक हो, पूर्व सांसद हो, जिंदा हो, मुर्दा हो, सबको बीजेपी में ले आओ। आना चाहते हैं तो स्वागत है। मैंने आपसे कहा ना, आना चाहते हैं तो स्वागत है। कांग्रेस पार्टी अगर अपना घर नहीं बना पा रही, उसके पास कुशल नेता नहीं है, नेतृत्व नहीं है, नीति नहीं है, और किसी को समझ में आता है कि भाजपा जो है वो राइट डायरेक्शन में काम कर रही है, मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होते हैं, आते हैं तो स्वागत है। मैं फिर से कहूंगी, और आपके दर्शक भी सारे अनादि के गूगल करके देख ले कि मध्य प्रदेश के लड़के ने लिखा है गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड को कि ऐसा कौन सा राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा कि जिसके बनने के बाद लगातार पार्टी का पतन हुआ। राहुल गांधी जी का बकायदा नाम भेजा है वहां पर, क्योंकि उस समय से लेकर आज दिनांक तक कांग्रेस पार्टी अपने लोगों को संभाल नहीं पा रही है। लोग चाहे अनुभवी हो, चाहे नया कार्यकर्ता हो, नया नेता हो, उसको वहां पर वो मान सम्मान, वो नेतृत्व नहीं दिखाई दे रहा, जिसकी वजह से वो छिटकते जा रहे हैं और लगातार छिटक रहे हैं। जीतू पटवारी जी तो उस क्षेत्र से आते हैं, क्यों नहीं स्वयं लड़ लिए, क्यों नहीं दम दिखाया? क्योंकि पीसीसी अध्यक्ष वो है जो चुनाव में जाकर कहता है कि भैया मेरा ध्यान रखना, पार्टी गई तेल लेने। जब इस प्रकार के विचार होंगे, इस प्रकार का नेतृत्व होगा तो पतन सुनिश्चित है। लेकिन इस बार तो आंकड़ों में आपके प्रदेश अध्यक्ष से ज्यादा दौरे किए हैं। और एक आंकड़ा और बता दूं प्रभु जी, मैं अब दर्शकों के लिए भी, क्योंकि जिन कैलाश विजयवर्गीय और रमेश मेंदोला ने अक्षय कांति बम को लाने का श्रेय लिया था, उस इंदौर 1 में और 3 में सबसे कम वोटिंग हुई है, जिसकी जिम्मेदारी, और जबकि जो ग्रामीण इलाका इंदौर, देपालपुर, सांवेर और राऊ, वहाँ पे 40% से ज्यादा वोटिंग हुई है। मतलब जो चौंकाने वाला हो सकता है। नीलाभ जी जो वॉशिंग मशीन वाला जो डायलॉग मार के चलेगा, गायब हो गए, वो बिल्कुल यहाँ पे फिट बैठता है। चलिए, मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि समय की बाध्यता है प्रभु जी, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश में मतदान सुबह से जारी है, 8 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं और देते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।